नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे है। इस वीडियो सीरीज से हमें ये पता चलेगा कि इंडिया कैसे आजाद हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे लोगों को डिवाइड करके रूल किया और इतने बड़े कंट्री को उन्होंने 200 सालों तक कैसे राज किया। शुरुआत करते हैं हम 18th सेंचुरी से, मतलब ईयर 1700 से। नॉर्थ इंडिया में मुगल के शासन था, औरंगजेब की डेथ हो गई थी और मुगल थ्रोन पे बहादुर शाह बैठा था। मुगल वैसे तो देखा जाए औरंगजेब के टाइम से ही नीचे गिरने लगा था, उनके स्टेट के फाइनेंसेस भी खराब होने लगे थे। इसलिए औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा रूलर नहीं आया जो मुगल एम्पायर को संभाल सके। मुगल को कमजोर पड़ता देख मराठा एम्पायर, जिन्हें छत्रपति शिवाजी ने एस्टेब्लिश किया था, वो मुगल को हराने के लिए नॉर्थ इंडिया की तरफ आने लग जाते हैं। बट शायद मराठा एम्पायर की किस्मत नहीं अच्छी थी, क्योंकि उनके आने से पहले नादिर शाह, जो कि ईरान का रूलर था, वो इंडिया में एंटर करता है, मुगल को करनाल के बैटल में हरा देता है और सिर्फ हराता नहीं, वो इंडिया से 70 करोड़ रुपए, कोहिनूर हीरा और शाहजहां का पीकॉक थ्रोन लूट के ले जाता है। इसके बाद लगातार लूट और लड़ाई से मुगल एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। उधर 15th सेंचुरी में यूरोप का रेनेसेंस होता है, जिसमें नई टेक्नोलॉजीज की डिस्कवरी होती है। शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी उनमें से एक है। शिप बिल्डिंग से नए आइलैंड्स की डिस्कवरी होने लगी। जैसे 1492 में कोलंबस इंडिया की खोज करने के लिए निकला था, बट उसने अमेरिका की खोज कर ली। 1498 में वास्को ड गामा ने अफ्रीका से आते हुए इंडिया की खोज की। और आपको बता दो कि वास्को ड गामा जब इंडिया से कार्गो लेके लौटा और जब उसे बेचा तो उसे 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ। इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज इस फायदे के लिए इंडिया की तरफ आने लगी। सभी यूरोपियन कंट्रीज ईस्टर्न कंट्रीज से डायरेक्ट ट्रेड करना चाहती थी। उनमें से एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1623 में आती है और अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करती है। कंपनी के लिए साउथ इंडिया ज्यादा फेवरेबल था, क्योंकि उस टाइम पे साउथ में कोई पावरफुल रूलर नहीं था, बट नॉर्थ में मुगल एम्परर जहांगीर था, इसलिए उन्होंने शुरुआती दिनों में साउथ में अपनी फैक्ट्रीज लगाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब फ्री हैंड ट्रेड करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इंडिया में ट्रेड करने से रोके। इस बात पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल 1686 में आमने सामने आते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। कंपनी को ये रियलाइज हो जाता है कि अभी ये टाइम नहीं है मुगल से लड़ने का, और औरंगजेब से माफी मांग के वो अपने ट्रेड उनके अंडर स्टार्ट कर देते हैं। 1698 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के 3 गांव की जमींदारी ले लेती है, जिसमें वहां के लोकल टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलती है। और यही 3 गांव आगे चल के कैलकाटा के नाम से जाना जाता है। कैलकाटा एक नया हब बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग का। 1770 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल एम्परर से रॉयल फरमान मिल जाता है, जो एक तरह का पास होता है, जिससे कंपनी को ये फ्रीडम दे दी जाती है कि वो कोई भी कितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी भी सामान पे। बट इसी फरमान का ब्रिटिश कंपनी गलत फायदा उठाती है, क्योंकि ये पास सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि इंडिविजुअल पर्सन को मिला था। बट कंपनी ये पास इंडिविजुअल पर्सन को देने लगती है कुछ पैसों के लिए। इससे वहां के लोकल और कंपनी में काम करने वाले लोग टैक्स से अपने आप को बचा लेते थे। ये मैटर 1756 में उस टाइम के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास आया, तो उन्होंने बोला कि आपको कोई पास नहीं दिया जाएगा और अब से आप भी सेम टैक्स भरेंगे जैसा बाकी लोग देते हैं। इस बात से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मना कर देती है। बंगाल के नवाब को ये बात अच्छी नहीं लगती और ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब नवाब के परमिशन के बिना ईस्ट इंडिया कंपनी कैलकाटा के फोर्टिफिकेशन करने लगती है। इस रिफ्यूजल को नवाब अपने सोवरेनिटी पे अटैक समझता है और ब्रिटिश कंपनी को ऑर्डर देता है कि फोर्ट को डेमोलिश करे, बट ब्रिटिश कंपनी इसे भी रिफ्यूज कर देती है। सिराजुद्दौला तुरंत इंग्लिश फैक्ट्री को सीज कर लेता है और फोर्ट विलियम को ऑक्युपाई कर लेता है। ब्रिटिश कंपनी वहां से चली जाती है, बट वो फिर से वापस आती है और सिराजुद्दौला से प्लासी में लड़ाई होती है, जिसमें ब्रिटिश कंपनी नवाब को हरा देती है और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। सिराजुद्दौला को मारता कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर वो इंसान है जो सिराजुद्दौला के कोर्ट में लीडर था। ब्रिटिश ने उसे लालच देके उसे अपने साथ मिला लिया था। इस जीत से ब्रिटिश को बंगाल मिल जाता है और बंगाल के रेवेन्यू से ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक आर्मी खड़ी करती है और कठपुतली की तरह मीर जाफर को नवाब बना देता है। मीर जाफर के बाद उसका सन इन लॉ मीर कासिम आता है। उसे ब्रिटिश के अंदर काम करना नहीं पसंद आता है, वो फ्री होना चाहता था, वो एक कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता था। उसने अपने पावर का यूज करके ब्रिटिशर्स पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया, बट ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया। उसने अपने एम्पायर में करप्शन देखा कि इंडियन से ब्रिटिशर्स हैवी टैक्स चार्ज कर रहे हैं। उसने तुरंत एक डिसीजन लिया, जिससे इंडियन और ब्रिटिश दोनों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट से टैक्स फ्री कर दिया। ब्रिटिशर्स री इम्पोज करने को बोले मीर कासिम से, बट मीर कासिम ने मना कर दिया। मीर कासिम से ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई और मीर कासिम हार के अवध चला गया। वहां पे उसने अवध के नवाब और मुगल के नवाब, जो कि सिर्फ नाम के थे, उनके साथ अलायंस किया। अब एक तरफ 3 पावर थी, जिसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल के एम्परर थे।
बट दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अक्टूबर 1764 में दोनों बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आमने सामने आते हैं और ब्रिटिश तीनों नवाब को हरा देती है। इस हार के बाद बंगाल को कंप्लीटली ब्रिटिश अपने अंडर ले लेती है और इस जीत के साथ ये डिसाइड हो जाता है कि मुगल्स के बाद इंडिया को दूसरा ब्रिटिश ही गवर्न करेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश दूसरे एम्पायर को कंट्रोल करती है, जैसे मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध, और कैसे पूरे इंडिया पे ब्रिटिश का राज चलता है। Stay tuned and do like our videos and don't forget to follow us on Instagram. Thank you.